हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज से हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह में आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ बुक है सारी कवर अप कराने वाली हूँ 6 to 8। कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लास 10 तक का पूरा प्रोवाइड करूँ, बिकॉज जो लेवल है ना वो लगभग क्लास 10 तक चला ही जाता है। तो कोशिश रहेगी कि क्लास 10 तक हम डिस्कस करें। और जैसे कि मैंने ज्योग्राफी की बुक पहले उठाई है, सो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। और पीडीएफ्स आपकी कुछ इस तरह से रहेंगी कि आप इजीली एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे और जब रिवीजन आप करोगे आपको इजीली सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज कर पाएंगे। फिर आपको पूरा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि क्योंकि आपका टाइम फिर ज़्यादा कंज्यूम होता है जब आप उनको चीज़ों को फिर से रीड करते हो ना। तो इस तरह से हाईलाइटेड वे में आप पढ़ोगे और ये पीडीएफ्स वगैरह सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर वो केवीएस का एग्ज़ाम हो जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपका आने ही वाला है। और साथ में आपका DSSB में भी अगर आप अपियर होना चाहते हो तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ना आपका जो एनसीईआरटीज़ है वो पूछा ही जाता है। और रीट, जैसे कि अभी आपका रीट चल ही रहा है ना, तो रीट एग्ज़ाम में भी आपका जो भी बच्चे पेपर 2 दे रहे हैं और पेपर 2 में उनका एसएसटी एज अ सब्जेक्ट है, तो वो बिल्कुल इन क्लासेस को ले सकते हैं और यहाँ से एनसीईआरटी आप इस तरह से कंप्लीट कर पाओगे। सो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और एक समरी की तरह से ही हमें चीज़ें पढ़नी है, पूरी बुक रीड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हम अर्थ को कैसे देखते हैं। ठीक है, अर्थ हमारा जो है वो किस तरह से उसको हम देखते हैं। पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। उन्हें हम अपना सोलर सिस्टम एक तरह से कहेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हुए होते हैं और ये गैसों से बने हुए होंगे और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। यानी कि जो स्टार्स होते हैं इनका अपना खुद का प्रकाश होता है और वो उसी वजह से हम इनको देख भी पाते हैं नीचे। सूर्य भी एक तारा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि भाई इसमें से तारा कौन है ना, तो सूर्य भी आपका एक तारा है और तारों की अपनी खुद की चमक होती है। जबकि अगर आप प्लैनेट्स की बात करोगे तो प्लैनेट में कोई कलर उनका खुद का नहीं होता है, लाइक कोई लाइट उनकी खुद की नहीं होती है। भाई रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं और इन्हें कहा जाता है नक्षत्र। नक्षत्र मंडल कहा जाता है इन्हें। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है उसे हम कहते हैं सप्त ऋषि, यानी कि सप्त यानी कि सात ऋषि इन्हें कहा जाता है। सप्त ऋषि का मतलब वही 7 ऋषि, और ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो नक्षत्र मंडल क्या है ये आप समझ चुके होंगे। रात्रि में जो भी आपको लाइक तारों का जो समूह ग्रुप नज़र आता है उसे ही नक्षत्र मंडल कह दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। और इस नक्षत्र मंडल की हेल्प से जो प्राचीन समय में लोग थे वो रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही किया करते थे। जैसे कि उत्तरीय तारा उत्तर दिशा को बताता है और जो उत्तर दिशा की तरफ इंडिकेशन देता है तारा, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान पाते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो किस डायरेक्शन में है और कहाँ पर है। तो इस तरह से आप पिक्चर में देखोगे तो ये उत्तर दिशा की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और इस तरह से जो भी ये ध्रुव तारा है ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, ये ध्रुव तारा, ये यहाँ पे इस तरह से चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो इनका आपस में रिलेशन है, ये चीज़ आप ज़रूर याद करिए रखिएगा। अगला क्या करें कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती हैं और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा से प्लैनेटाई
शब्द से बना हुआ है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई ही हमें प्रतीत होती है। अब इसके पीछे का आखिर कारण क्या होता है, क्यों हमें ये चमकती हुई प्रतीत होती है, ये आप सभी जितने भी आपके यहाँ पे प्लैनेट्स हैं आप इनको यहाँ पे देख पाओगे। बीच में सूर्य होता है, ठीक है, बीच में सूर्य होता है, उसके बाद सूर्य बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और साथ में आप देखोगे तो शनि और यूरेनस, और लास्ट में होता है आपका नेपच्यून। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो आपका बृहस्पति है और साथ में ये मंगल है, ठीक है, इनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये क्या है, हम इनको अभी आगे डिटेल में समझते हैं। भाई सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, तो सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके ही सौर ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य होता है मुखिया। अब सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। भाई सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये सबको पता है भाई, क्योंकि मुखिया इसीलिए उसको कहा जा रहा है। और यह बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे हुए रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर में, लाइक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। और ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह कितने हैं, टोटल हमारे जो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है वह 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, जैसे कि आपने हम ऊपर देख करके ही आए हैं फिगर में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ही आपके सौर मंडल हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। जितने भी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो रास्ता होता है ना, जिस रास्ते पे वो एक तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, पैराबोलिक फॉर्म में होता है, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक आपको नज़र आएगा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो किसको 88 दिन लगते हैं भाई, तो बुध है जो सबसे पहला प्लैनेट है, उसको सिर्फ और सिर्फ 88 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसे एक तरह से ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ का, क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान देखने को मिलता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है अपनी बैठक अगस्त 2006 में हुई थी, और वहाँ पर इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो ये कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी 313 हो गया, जिसे सिरस कहते हैं, प्लूटो हो गया, ये सब बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट्स इन्हें कहा जाएगा। तो इस तरह से ये जो है प्लैनेट से आकर के अभी इनको प्लैनेट से अलग कर दिया गया है और इन्हें बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। तो बौने ग्रह क्या है, ड्राफ्ट प्लैनेट्स क्या है, ये आप समझ पाए होंगे। पृथ्वी की बात करते हैं तो भाई सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी ग्रह हो जाती है आकार में, या 5वां सबसे बड़ा ग्रह। दूरी की बात करते हैं तो तीसरा है, और आकार की बात करेंगे तो 5वें नंबर पे हो जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। और अगर हम देखते हैं तो भाई अगर पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है ना, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन देने वाली गैस होती है ना, जीवन देने वाली गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मौजूद है। और कई सारी चीज़ें, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा जाए ना, ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना पानी भी प्रॉपर अवेलेबल है। इस वजह से ही पृथ्वी पर ही सिर्फ और सिर्फ जीवन देखने को मिलता है।
अद्भुत क्यों है भाई, ये यूनिक क्यों है? तो यही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं भाई, नीला ग्रह कहा जाता है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। अगला यहाँ पे आपका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आपको याद भी होना चाहिए, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और ये चीज़ आप समझ पाए होंगे ना कि भाई भारतीय चंद्रमा पर जाने वाला पहला कौन था व्यक्ति, ये चीज़ें आप फाइंड आउट करके रखें ना भाई। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारा जो अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स हैं और सभी के अपने अपने क्या हैं, अपने सभी के पास में अपने अपने उपग्रह होते हैं। और जो हमारा अर्थ है उसका भी एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, हमारे ग्रह के पास है काफ़ी। ठीक है, और हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं ना भाई, कि सूर्य कितनी डिस्टेंस पे था और चंद्रमा कितनी दूरी पर है ना। अब उपग्रह की बात हुई तो उपग्रह क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए भाई। ये एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब कुछ मानव निर्मित ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित ग्रह कृत्रिम यानी कि एक तरह से बनाया गया पिंड है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हैं भाई, भारतीय उपग्रह हैं जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया, इडूसैट हो गया, ये सारे ही क्या हैं? तो ये सारे ही मानव निर्मित उपग्रह हो जाते हैं। और उपग्रह के बारे में भी हमने जान लिया। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और अगली चीज़ क्या है कि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, इसलिए इसकी जो सतह पर है, सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यही रीज़न है, यही कारण है कि जो चंद्रमा है वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो भाई तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहने लग जाते हैं। और उल्का पिंड क्या है भाई? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहा जाता है। और होता क्या है कि जब ये इनको नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है कि ये पृथ्वी में जब काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो ये पृथ्वी की तरफ गिरने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से जो भी वायुमंडल है उससे रगड़ खा करके, घर्षण खा करके गर्म होकर के जलने लग जाते हैं। और इसके फलस्वरूप हमें लाइट एक नज़र आती है जो कि नीचे आती हुई नज़र आती है। ठीक है, और ज़मीन में कहीं ना कहीं वो गिरता है और इस तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। मैं चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा और ये लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है, मिल्की वे कहा जाता है इसको, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। और प्राचीन भारत में जब इसका नाम आकाश गंगा पड़ कैसे गया ना, तो वो सिर्फ आपको सुनना है, इम्पोर्टेंट आपके लिए सिर्फ इतना ही हो जाता है ना। इस प्रकार हुआ क्या कि कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी सी की गई थी कि भाई आकाश है, वहाँ पे इस तरह से एक नदी सी बहता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया था। और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की जो लाखों
आकाश गंगाएं हैं, मिलकर ही क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल, ओवरऑल ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड यानी कि जो भी आकाश गंगाएं होती हैं उनको मिला करके ही ब्रह्मांड कहा जाता है। सो ये फैक्ट है जो कि इस चैप्टर में हमने सीखे हैं। आई होप ये रहा अभ्यास, यानी कि कुछ क्वेश्चंस भी जो चैप्टर में दिए जाते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इन्हें सॉल्व करें। पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इस तरह से इनको सेव करके रख सकते हैं ना, चाहें तो अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।